गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल डीके फार्मा ट्यूटोरियल्स। गाइस तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटेक्टर्स के बारे में। तो गाइस इससे पहले हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया है। तो गाइस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हो। तो गाइस इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से डिटेक्टर जो है यूज़ होते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो उसका काफ़ी डिटेल से हम देखेंगे। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो गाइस बिना देर किए आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो गाइस सबसे पहले आता है बोलोमीटर। तो गाइस सबसे पहले हम इसके डायग्राम से इसको समझेंगे, फिर इसका थ्योरेटिकल पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस ये है बोलोमीटर। तो गाइस इस तरह का डायग्राम आपने क्लास 12th में फिजिक्स में देखा होगा। तो गाइस ये है व्हीटस्टोन सेतु। तो गाइस हमारा जो बोलोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस्ड रहता है। तो हम इसको देखते हैं। तो गाइस ये है बोलोमीटर, ठीक है, और ये है रजिस्टेंस ए, रजिस्टेंस बी, सी एंड डी, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी किसी भी आईआर रेडिएशंस को बोलोमीटर में फॉल किया जाता है, ठीक है, मतलब जब आईआर रेडिएशन जो है इस बोलोमीटर में आता है तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं उसमें चेंजेस आने लगते हैं, ठीक है। तो उस रेजिस्टेंस में चेंज आता है, उसको हमारे यहाँ पास लगा होता है एक गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है, जो भी यहाँ पे टेम्परेचर जो है डिफरेंस हुआ है, जो भी चेंजेस आई है टेम्परेचर में, उसको रिकॉर्ड करता है। तो ये काम है हमारे गैल्वेनोमीटर्स का, ठीक है। तो उसी के बेस पे वो क्या करता है, उसको मेजर करता है, उसकी इंटेंसिटी को, जो भी आईआर रेडिएशंस है उसकी इंटेंसिटी को क्या करता है, वो मेज़र करता है कि कितना आईआर रेडिएशन जो है यहाँ पे आया है, और हम उसको डिटेक्ट करते हैं। तो ये है गाइस इसका डायग्राम। तो आपको इसका डायग्राम जो है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ से सबसे पहले आईआर रेडिएशन जो है इस बोलोमीटर के ऊपर जब आती है तो यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट है उसमें क्या होने लगता है, उसमें रेजिस्टेंस आने लगती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आने लगती है, जिसके कारण इस गैल्वेनोमीटर्स में कुछ यहाँ पे चेंजेस आती है, ठीक है। तो ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है कि जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में जो भी चेंजेस आती है उसको डिटेक्ट करता है, और कितनी इंटेंसिटी की आईआर रेडिएशन जो है इस पर फॉल हुई है उसको मेज़र करता है। तो यही काम है बोलोमीटर का। तो अब हम इसका थ्योरी पोर्शन कवर करते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, ठीक है। तो ये एक प्रकार का रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है, मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके रेजिस्टेंस को मीटर करेंगे। कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द स्ट्रिप ऑफ मेटल सच एस प्लेटिनम एंड निकिल और फ्रॉम द सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो ये जो है प्लेटिनम एंड निकिल और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं तो उनसे मिलके बने होते हैं उसके स्ट्रिप से। दे शो अ रिलेटिवली लार्ज चेंज इन द रेजिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो उस पर जितना आईआर रेडिएशंस पड़ता है गाइस उसके अकॉर्डिंग जो है उसके रेजिस्टेंस में चेंज आता है, तो हम उसी को मेज़र करके उसकी इंटेंसिटी को मेज़र करते हैं। इट फॉर्म वन ऑफ आर्म of Wheatstone bridge and similar strip is used as balancing arm when which not exposed to the exposed to the falling IR radiations. If the IR radiations fall, the bridge become unbalanced due to the change in the resistance occurred due to the change in the temperature, ठीक है। तो हम आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो जो हमारा बोलोमीटर होता है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये एक व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत के ऊपर ये बेस्ड रहता है, ठीक है। तो मतलब उसी के जैसा इसका जो है फंक्शन है। तो इसमें जो स्ट्रिप्स होती है मेटल की उसको बैलेंस किया जाता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जब इसके हम जो बोलोमीटर है जब उसमें आईआर रेडिएशन जो है फॉल नहीं किया जाता है, मतलब जब उसमें आईआर रेडिएशन जब नहीं पड़ती है तो उसमें कोई भी चेंजेस वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही उस पर हम आईआर रेडिएशन को फॉल करते हैं, मतलब उस पर आईआर रेडिएशन जब पड़ती है तो वो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है जो भी रेजिस्टेंस है वो डेवलप होने लगता है, ठीक है। जब उसमें आईआर रेडिएशन जो है वो फॉल किया जाता है तो उसकी इलेक्ट्रिक जो है वहाँ पे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है डेवलप होने लगती है, जिसके कारण वो जो है अनबैलेंस हो जाता है, और उसी को मेज़र किया जाता है गैल्वेनोमीटर्स के थ्रू। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे लगा है गैल्वेनोमीटर। तो ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है कि जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो डेवलप हुई रहती है उसको ये मेज़र करता है। दिस काउस करेंट टू फ्लो विच इज़ अ मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ आईआर रेडिएशन, ठीक है। तो जब इसमें आईआर रेडिएशन जो है फॉल किया जाता है तो करेंट फ्लो होने लगता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, करेंट फ्लो होगा, तो जो उसी के बेस पे क्या करते हैं हम उसकी इंटेंसिटी को मेज़र करते हैं।
तो गाइस ये था बोलोमीटर। आई होप सो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा बोलोमीटर। एंड अब हम सेकंड देखते हैं हमारा गोलाई सेल। ठीक है, तो गोलाई सेल जो है एक प्रकार का सेंसिटिव गैस थर्मोमीटर है। ठीक है, बोलोमीटर हमारा क्या था, एक रेजिस्टेंस थर्मोमीटर था, और हमारा गोलाई सेल जो है वो एक गैस थर्मोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम गैसेस के बेस पे हम पता लगाते हैं हमारा रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो इसका डायग्राम भी हम पहले सबसे पहले समझ लेते हैं। तो गाइस ये है डायग्राम ऑफ गोलाई सेल। तो जैसे कि सबसे पहले होता है इसमें यह है कि जब यहाँ पे जब यहाँ से लाइट सोर्स है गाइस, ठीक है, एंड ये है फोटो इलेक्ट्रिक सेल जिसको हम बोलते हैं, ये डिटेक्टर है, ये है आईआर एब्जॉर्बर, एंड यह यहाँ से कंप्रेसर लिंक। तो जो भी गैस जो है जब यहाँ से ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ से गैस जो है वो लीक होता है। एंड यह है ऑप्टिकल रीड आउट सिस्टम है, एंड ये है इसका मेम्ब्रेन, एंड ये है एक फ्लेक्सिबल मिरर, एंड ये है गैस फिल्ड कैविटी। ठीक है, तो यहाँ पे जिनॉन गैस जो है वो फिल की जाती है, एंड ये है आईआर विंडो, एंड यहाँ से फिर आईआर रेडिएशन जो है वो फॉल की जाती है। तो गैस इसका कंस्ट्रक्शंस आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा पार्ट इसमें है। तो सबसे पहले इसमें होता यह है कि जब यहाँ से लाइट सोर्स जो है वो पास की जाती है तो ये जो लाइट है वो इस फ्लेक्सिबल मिरर के जो सिल्वर पार्ट होती है, ठीक है, उससे ये रिफ्लेक्ट होती है, देन ये डिटेक्टर में आती है। तो डिटेक्टर में आने के बाद जो भी इसकी इंटेंसिटी रहती है या इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी रहती है उसको मेज़र कर लिया जाता है इस डिटेक्टर के थ्रू। लेकिन जब इसमें आईआर रेडिएशन जो है, मतलब जब आईआर रेडिएशन जो है वो इस गोलाई सेल में जब पास की जाती है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से आईआर रेडिएशन जो है इसमें पास की जा रही है, तो यहाँ पे जिनॉन गैस भरी होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब आईआर जब इस पे आता है तो इस जिनॉन गैस में क्या होता है, एक प्रेशर जनरेट होता है। तो उस प्रेशर जनरेट होने के कारण जो यहाँ पे फ्लेक्सिबल मिरर लगी होती है उसमें डिस्टोरेशंस होने लगती है। तो इस डिस्टोरेशंस के कारण जो है यहाँ पे कुछ चेंजेस आने लगती है। मतलब यहाँ पे जो लाइट सोर्स थी तो लाइट सोर्स से जब लाइट आ रही थी तो वो क्या हो रही थी कि इससे रिफ्लेक्ट होकर डायरेक्टली इस डिटेक्टर के पास आ रही थी। लेकिन जब आईआर रेडिएशन इस पर फॉल होती है और जो भी गैस रहती है उसमें फील होती है, उसमें डिस्टोरेशन हो जाता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी विकृति आने लगती है। ठीक है, मतलब कुछ कुछ चेंजेस आपको यहाँ पे दिखाई देने को मिलेंगे जिसको हम मेज़र करते हैं इस फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के थ्रू। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा गाइस इसके डायग्राम से काफ़ी कुछ। तो अब हम इसका थ्योरी पार्ट कवर करते हैं, तो आपको इसके थ्योरी पार्ट में काफ़ी कुछ जो है और क्लियर हो जाएगा जो कि आपको इसमें नहीं हुआ होगा। तो हम देखते हैं इसका थ्योरी पार्ट अब। Xenon gas is contained in a small cylindrical chamber which contain a blackened membrane on one side while other side has the flexible diaphragm silvered outside। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि इसकी जो भी कैविटी रहती है उसमें जिनॉन गैस को फिल की जाती है जिसका जो मेम्ब्रेन रहता है वो ब्लैक कलर का रहता है। ठीक है, लेकिन जिसका अदर साइड रहता है उसमें फ्लेक्सिबल मिरर, जिसको हमने आपको बताया था कि वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो वो फ्लेक्सिबल वहाँ पे डायफ्राम लगा होता है जो कि सिल्वर कलर का रहता है उसका आउटसाइड। ठीक है, अ बीम ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सिल्वर सरफेस टू कैथोड इन द वैक्यूम फोटोट्यूब। तो जो भी लाइट सोर्स थी जहाँ पे वो लाइट जो है उस मिरर से क्या हो रही थी, रिफ्लेक्ट हो रही थी। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ जाती है, वैक्यूम फोटोट्यूब में जाती है जहाँ पे उसको डिटेक्ट किया जाता है। व्हेन आईआर रेडिएशंस फॉल ऑन द ब्लैकेंड मेम्ब्रेन इट इज़ हीटेड विच इज़ टर्न हीटेड जिनॉन गैस बाय द कंडक्शन। ठीक है, तो जब आईआर रेडिएशंस को फॉल किया जाता है तो वो जो है जो उसका ब्लैक मेम्ब्रेन जो होता है वो सबसे पहले हीट हो जाता है। ठीक है, तो वो ब्लैक मेम्ब्रेन जो होगा इस वो हीट हो गया, देन वो क्या करता है कि वो जिनॉन गैस को जो वहाँ पे फील होती है उसको भी हीट कर देता है कंडक्शंस के प्रोसेस के थ्रू। तो गाइस कंडक्शन क्या होता है आपको पता है, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन प्रेशर काउज डिस्टोरेशन ऑफ द सिल्वर डायफ्राम। ठीक है, तो जब प्रेशर वहाँ जो है वो इंक्रीज हो जाता है तो उसके कारण जो वहाँ पे सिल्वर डायफ्राम जो लगी होती है उसमें थोड़ा सा डिस्टोरेशन आ जाता है, वहाँ पे विकृति आ जाती है, जिसके कारण जो भी वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी, ठीक है, जब लाइट जो है वो जो भी हमारा डायफ्राम है उसके एक्टिव सरफेस से जब वो स्ट्रिक होती है तो उसमें थोड़ा सा डिस्टोरेशन आ जाने के कारण वहाँ पे चेंजेस आने लगती है। ठीक है, फोटो ट्यूब में थोड़ी सी वहाँ पे चेंजेस आने लगती है जिसके कारण वहाँ पे करेंट जो रहता है उसमें भी चेंजेस आ जाती है जिसको हम मेज़र करते हैं। तो गाइस आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा गोलाई सेल
तो एक बार फिर से हम इसको इसके डायग्राम से एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि हमने आप बताया आपको कि यहाँ से IR रेडिएशन जो है यहाँ पे फॉल की जाती है इस ब्लैक मेम्ब्रेन पे। तो ये ब्लैक मेम्ब्रेन जो है वो हीट हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे जो जिनॉन गैस रहती है उसको भी ये कंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू हीट कर देता है। देन अगर ये हीट हो जा रहा है तो क्या होगा, ये जो है इसके प्रेशर जो है यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि गैस जो है वो हीट हो गया है। तो ये क्या करेगी, यहाँ पे जो भी यहाँ पे फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन लगी होती है या फ्लेक्सिबल मिरर लगी होती है उसको थोड़ा सा डिस्टोरेशन आ जाती है उसमें, ठीक है। तो जो भी यहाँ से लाइट आ रही थी गाइस इस लाइट सोर्स से, तो इसमें डिस्टोरेशन आ जाने के कारण जो भी यहाँ से रिफ्लेक्टेड लाइट थी उसमें भी चेंजेस आने लगेगी, ठीक है, जिसके कारण इस फोटोस इलेक्ट्रिक सेल्स में भी थोड़ी सी चेंजेस आएगी, ठीक है। तो यही है इसका प्रिंसिपल कि ये कैसे वर्क करता है गोलाई सेल। तो गाइस आई होप सो ये आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। तो अब हम हमारा थर्ड डिटेक्टर देखते हैं, थर्मोकपल डिटेक्टर। तो अब हम देखेंगे थर्मोकपल डिटेक्टर। इट इज a consist of pair of junctions formed when two end of the metal such as bismuth and antimony are fused either end of the dissimilar metal wire। तो इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग वायर्स होती है, ठीक है, जो कि मेटल से बनी होती है। तो बेसिकली यहाँ पे बिस्मथ एंड एंटीमनी से बनी जो भी मेटल्स वायर होती है उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसके भी डायग्राम से पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि ये क्या होता है, फिर इसको हम इसका थ्योरी पोर्शन क्लियर करेंगे ताकि आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि गाइस ये है एक थर्मोकपल डिवाइस, ठीक है। तो ये है मेटल ए जो कि बिस्मथ से बनी है एंड ये है सेकंड मेटल बी जो कि एंटीमनी से बनी होती है। ये इसका हॉट जंक्शन होता है जहाँ पे IR रेडिएशन जो है फॉल किए जाते हैं, ठीक है। एंड ये है इसका कोल्ड जंक्शन, ठीक है। फिर ये कोल्ड दोनों हॉट एंड कोल्ड जंक्शन से ये कॉपर लीड वायर जो है इस मीटर में लगी होती है जहाँ पे इसको मेज़र किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं इसके हॉट जंक्शंस को, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे इसका हॉट जंक्शन जो रहता है वो ब्लैक रहता है बेसिकली, क्योंकि जो हमारा ब्लैक कलर जो होता है वो हीट का अच्छा एब्जॉर्बर होता है, वो उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण ये जल्दी से हीट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर अपना जो भी चेंजेस रहता है रेजिस्टेंस में उसको शो करता है। फिर ये जो है यहाँ से कनेक्टेड कॉपर लीड वायर जो है इससे जो भी सिग्नल रहता है वो इसको इस मीटर में लेके जाता है, जहाँ से हमको पता चलता है कि हमारे जो भी टेम्परेचर्स है उसमें कितनी चेंजेस हुई है। तो इस तरह का इसका प्रिंसिपल है गाइस, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। हीटिंग कैपेसिटी ऑफ द एब्जॉर्बिंग एलिमेंट इज स्मॉल एज टू डिटेक्ट द चेंज इन द टेम्परेचर। तो इसकी जो हीटिंग कैपेसिटी है गाइस वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है एंड पोटेंशियल वेरी इन द टू जंक्शंस विद द डिफरेंस इन द टेम्परेचर। तो इसमें जब उसके टेम्परेचर उसमें दिया जाता है उसके जंक्शंस में, तो वो जो है उसको वेरी करता है काफ़ी उसके जंक्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हॉट जंक्शन जो है वहाँ पे टेम्परेचर दिया जाता है एंड कोल्ड जंक्शन में वहाँ पे टेम्परेचर नहीं दिया जाता। वन जंक्शन इज कोल्ड जंक्शन विच इज रेफरेंस जंक्शंस कीप एट द कांस्टेंट टेम्परेचर नॉट एक्सपोज टू द IR रेडिएशंस। जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो कोल्ड जंक्शन होती है यहाँ पे जो है हीट को या IR को यहाँ पे फॉल नहीं किया जाता है, ये रेफरेंस होता है, इसको कांस्टेंट रखा जाता है। एंड द अदर जंक्शन इज हॉट जंक्शंस एक्सपोज टू द IR रेडिएशन विच इज इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द जंक्शंस। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हॉट जंक्शन है, ठीक है, जहाँ पे IR रेडिएशन जो है वो फॉल किया जाता है, जिसके कारण इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है। द टेम्परेचर डिफरेंस ड्यू टू द फॉलिंग IR रेडिएशन जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंट विच अमाउंट टू द IR रेडिएशन, ठीक है। तो जब हम इसमें IR रेडिएशंस को फॉल करते हैं तो इसमें मतलब अलग अलग मेटल की जो है हीटिंग कैपेसिटी अलग अलग रहती है, ठीक है। तो वो अलग अलग टेम्परेचर पे वो हीट होते हैं, तो उसी के बीच पे बेसिस पे उसका टेम्परेचर डिफरेंस हम मेज़र करते हैं। तो जब हम यहाँ से IR को यहाँ पे पास करेंगे तो ये हीट होगा, तो इसका जो भी हीटिंग कैपेसिटी रहेगी मेटल ए की तो उसके अकॉर्डिंग हीट होगी एंड मेटल भी जो है अपनी हीटिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग यह हीट होगी। देन यहाँ से जो भी रहता है सिग्नल यहाँ से कॉपर लीड वायर लगी होती है जिसके थ्रू इस मीटर में आता है और वो इस टेम्परेचर डिफरेंस को क्या करता है, मेज़र करता है। तो गाइस आई होप सो ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा थर्मोकपल। तो अब हम देखते हैं हमारा लास्ट डिटेक्टर जो है पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर। तो पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर जो है गाइस ये एक बोल सकते हो कि आप एक पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल से बनी होती है, ठीक है, जो कि जिसमें डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स होती है। मतलब डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसे मटेरियल जिसमें
इलेक्ट्रिक जो भी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, उसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल विच हैव स्पेशल थर्मल एंड इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़। तो इसमें इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ होती है और कुछ थर्मल प्रॉपर्टीज़ भी होती है, जैसे कि ड्यूटेरेटेड ग्लाइसिन सल्फेट। तो ये है इसका एग्जांपल। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द एनी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन टेक प्लेस। ठीक है, तो जब क्या होता है कि जब आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होती है। ठीक है, तो उसका जो भी मैग्नीट्यूड रहता है पोलराइजेशंस का, वो उस पर डिपेंड करता है उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे उस मटेरियल के। ठीक है, तो उस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, मतलब उसके जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हीट को कितने एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, जो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको कितने एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, तो उसका पोलराइजेशन जो है वो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। द पाइलो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल इज़ अ सैंडविच बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड विच आर IR ट्रांसपेरेंट। ठीक, तो यहाँ पे जो भी हमारा पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स रहता है या क्रिस्टल रहता है, उसको हम दो इलेक्ट्रोड के बीच उसको सैंडविच करके रखते हैं, जो कि IR के ट्रांसपेरेंट होता है। मतलब सैंडविच मतलब गाइस जिस तरह से आपने देखा होगा सैंडविच वगैरह, तो उसमें जो ब्रेड रहती है उसको मटेरियल्स के ऊपर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर और नीचे में उसको रखते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से आप क्या करोगे, जो भी आपकी पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो रहेगी उसको आप दो इलेक्ट्रोड के बीच में उसको क्या करोगे, सैंडविच करोगे। ठीक है, मतलब उसको दबा के रखोगे और वो जो इलेक्ट्रोड रहेंगे वो IR के ट्रांसपेरेंट रहेंगे। तो गाइस यहाँ पे आप इसका डायग्राम देख सकते हैं कि यह है हमारा पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, और ये है हमारा इलेक्ट्रोड जो कि ट्रांसपेरेंट है, ये है इलेक्ट्रोड 1 एंड ये है इलेक्ट्रोड सेकेंड। ठीक, तो ये जो है IR के ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है उसको हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। द पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल एक्ट एज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट कैपेसिटर। ठीक, तो ये जो पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट कैपेसिटर के जैसे एक्ट करती है। मतलब कैपेसिटर भी जो है एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करती है, कलेक्ट करके रखती है। ठीक है, तो ये एज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट कैपेसिटर के जैसे एक्ट करती है। व्हेन IR रेडिएशंस फॉल देयर इज द चेंज इन द टेम्परेचर विच अल्टर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द क्रिस्टल विच कैन बी डिटेक्टेड एज अ current in a external circuit connecting to the टू साइडेड ऑफ द कैपेसिटर। ठीक, तो जैसे ही इस पे हम IR रेडिएशंस फॉल करते हैं, ठीक है, मतलब इस हम इलेक्ट्रोड 1 में जो इसके ऊपर में रखा है पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल के, तो जब जैसे ही इस पे IR रेडिएशन जो है वो फॉल किया जाता है, तो इसकी जो भी पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स होती है या क्रिस्टल्स होती है उसके चारों ओर जो है जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अल्टर हो जाता है, जिसके कारण एक करंट जो है वहाँ पे फ्लो होता है। तो उस करंट को हम मेज़र करते हैं इस पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल के, या बोल सकते हैं इस कैपेसिटर के दोनों साइड में आपको जो है एक्सटर्नल सर्किट जो है कनेक्ट करना होता है। ठीक है, तो उस एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू आप इसकी जो भी करंट रहेगी उसको आप मेज़र करोगे। ठीक है, या उसको डिटेक्ट करोगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द current is directly proportional to the surface area of the crystal and the rate change in the change of the polarization with the temperature। ठीक है, तो उसका जो करंट रहेगा उसका मैग्नीट्यूड जो है उसकी सरफेस एरिया, ठीक है, उस क्रिस्टल के सरफेस एरिया और उसका जो टेम्परेचर जो भी चेंज हो रहा है, ठीक है, उसका रेट, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे हम आपको इसको डायग्राम से बताते हैं, तो जैसे कि ये क्रिस्टल है जो कि इन दोनों के बीच रखा हुआ है इस इलेक्ट्रोड के। ठीक है, तो इसका कितना सरफेस एरिया है, ठीक है, इस क्रिस्टल का, और यहाँ पे पोलराइजेशन में कितनी चेंजेस हो रही है टेम्परेचर के साथ। ठीक, मतलब जब आपने यहाँ से IR रेडिएशन जो है इसको दिया, ठीक है, तो कितना जो है पोलराइजेशन जो है चेंज हो रहा है टेम्परेचर के साथ, और उसका जो सरफेस एरिया इस क्रिस्टल के, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है इसका मैग्नीट्यूड किसी भी करेंट का। ठीक है, तो गाइस ये था पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर। तो गाइस आई होप सो काफ़ी अच्छे से मैंने आपको समझाया इस पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर को। तो गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो गाइस इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड स्ट्रक्चर इलूसिडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या उसकी स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स को आप
आइडेंटिफाई करने के लिए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते हो। सेकेंड है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए आप इसका यूज़ करते हो। एंड थर्ड है स्टडी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो मॉलिक्यूल्स में जो भी कोवैलेंट बॉन्ड जो प्रेजेंट है उसकी स्टडी करने के लिए करते हो। एंड फोर्थ है स्टडी द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, तो कोई भी रिएक्शन है वो किस तरह से प्रोग्रेस करती है उसके भी स्टडी के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एंड डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटी इन द कंपाउंड, तो कोई भी कंपाउंड में कितनी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उसको डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। एंड सिक्स है रेशियो ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर इन द मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, तो कोई भी मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है तो उसमें कितना सिस आइसोमर है कितना ट्रांस आइसोमर है, तो उसके रेशियो को भी आप इसी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हो। शेप ऑफ सिमेट्री ऑफ एन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तो कोई भी अगर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है तो उसकी सिमेट्री शेप को भी आप इसमें मेज़र कर सकते हो। स्टडी ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द सैंपल्स एंड मेजरमेंट ऑफ द पेंट एंड वार्निश, तो आप इन सब चीज़ के लिए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ कर सकते हो। तो गाइस आई होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।